आज के इस क्लास में हम लोग आर्मी प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। आर्मी प्रैक्टिस पेपर पीछे 8 प्रैक्टिस पेपर हो चुका है, ये आपका 9वां प्रैक्टिस पेपर होगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आज प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद अगर पीछे 8 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो बारी बारी से सभी 8 पेपर को सॉल्व कर लेना है। अगर आप आर्मी का रिटन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आर्मी प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। इससे आपको फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको समय कितना लग रहा है, आप समय देख करके इसको सॉल्व कीजिएगा। पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, उसका खुद से बनाना है, बनाने के बाद फिर वीडियो को प्ले करना है और उसका उत्तर का मिलान करना है। अंतिम में अपना स्कोर बताना है कि 50 में आपका स्कोर कितना हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? राज्य के मुख्यमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। दूसरा सवाल है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंध। सिंध प्रांत जो पड़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीसरा सवाल है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, APJ अब्दुल कलाम, विष्णु शर्मा, कालिदास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? APJ अब्दुल कलाम। 4 नंबर सवाल है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद। किसी क्लास में, पिछले क्लास में ही जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के सेट में उसमें सलार जंग संग्रहालय में मिस्टेक से दिल्ली टिक हो गया होगा, उसको सुधार कर लीजिएगा। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है। सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? हैदराबाद में है। पिछले क्लास के इस क्वेश्चन को सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। 5 नंबर सवाल है, मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, हैदराबाद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में है। 6 नंबर सवाल है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? सरहिंद नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, दोयाब नहर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होती है? तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। जल्लीकट्टू ये जो आपका आयोजन किया जाता है सो कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू कहाँ पर? तमिलनाडु में। कंबाला भैंस दौड़ का आयोजन कर्नाटक में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर सवाल है, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6, 5, 7, 4? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 हो जाएगा। संविधान में, हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो 6 है। मूल संविधान में कितना था? मूल संविधान में 7 था, अब कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में शामिल था, अब उसको हटा देने के बाद अब मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, अभी कितने हैं?
6 है। कब हटाया गया है? 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। 9 नंबर सवाल है, मसूरी पर्वतीय नगर कहाँ है? मसूरी पर्वतीय नगर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। मसूरी पर्वतीय नगर कहाँ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ है? उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। 11 नंबर सवाल है, सफेद झंडा किसका प्रतीक है? सफेद झंडा किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक, संधि या समर्पण का प्रतीक, परिवार नियोजन का प्रतीक, शांति का प्रतीक। संकट का प्रतीक, संधि या समर्पण का प्रतीक, परिवार नियोजन का प्रतीक, शांति का प्रतीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि या समर्पण का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, काठमांडू, जेनेवा, जकार्ता। लंदन, काठमांडू, जेनेवा, जकार्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काठमांडू। सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो हो जाएगा 8। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। ठीक है। 13 नंबर सवाल है, ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? ब्लैक पर्ल किस खिलाड़ी का उपनाम है? आंद्रे गासी, पेले, लिएंडर पेस, यान थोरपे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेले एक ब्राजील का फुटबॉलर है, उन्हीं का उपनाम है ब्लैक पर्ल। 14 नंबर सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, शिवाजी के माता का नाम। शिवाजी के माता के नाम, इस चार ऑप्शन में से कौन शिवाजी के माता का नाम है? जीजाबाई, माया देवी, त्रिशला, तुक्काबाई, मोहते। जीजाबाई, माया देवी, त्रिशला, तुक्काबाई, मोहते। तो सही जवाब हो जाएगा इसका जीजाबाई। शिवाजी के पिता के नाम क्या थे? शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले। और माता का नाम जीजाबाई। 17 नंबर है, पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? KNO3, KNO2, KNO4, KNO। KNO, KNO3, KNO2, KNO4, KNO। तो इसका सही जवाब हो जाएगा KNO3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3। 17 नंबर सवाल है, सोना निम्न में से किस में घुलनशील है? सोना निम्न में से किस में घुल जाता है? चांदी, लोहा, एक्वारेजिया, पारा। चांदी, लोहा, एक्वारेजिया, पारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्वारेजिया, जिसको कहते हैं अम्लराज। क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज कहते हैं एक्वारेजिया को। एक्वारेजिया इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी अम्लराज। अम्लराज में क्या क्या होता है? HCl और HNO3। HNO3 और HCl का दोनों को सम्मिलित होकर कहते हैं, क्या कहते हैं? अम्लराज। इसमें HNO3 + 3HCl, इसको कहा जाता है क्या? अम्लराज। सोना और प्लेटिनम अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 2.554 जूल, 2.4 जूल, 4.186 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4.186 जूल। 4.186 जूल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 है, या कहीं कहीं लिखा रहेगा
4.2 जूल। 4.2 जूल या एग्जैक्ट 4.186 जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर घटता है, दबाव बढ़ने पर बढ़ता है, यथावत रहता है, यह द्रव पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। दबाव बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी भी द्रव के क्वथनांक का तापमान दबाव बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन अर्धचालक है? निम्न में से कौन अर्धचालक है? सीसा, गैलियम, गैलियम, टीन, जर्मेनियम। सीसा, गैलियम, टीन, जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। अर्धचालक में कौन कौन आते हैं? जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब आते हैं अर्धचालक में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस नंबर सवाल है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? डैमलर, ब्रिकवेट, माइकल फैराडे, एडिसन। डैमलर, ब्रिकवेट, माइकल फैराडे, एडिसन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिकवेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिकवेट। 12 नंबर सवाल है, पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी का हिमांक बिंदु पूछेगा तो पानी का हिमांक बिंदु तो 0 डिग्री सेल्सियस। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? एल्युमिनियम, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम। एल्युमिनियम, प्लेटिनम, तांबा, सोडियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र है, हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स, पिना। हाइपोथैलेमस, मेडुला, पोन्स, पिना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हमारे मस्तिष्क में ताप नियंत्रण केंद्र कौन है? ताप नियंत्रण केंद्र कौन है? हाइपोथैलेमस। 25 में सवाल है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में, घुटना में, उंगली में, नाक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कान। कान की सबसे छोटी हड्डी का नाम कौन है? स्टेपीज। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है? तो कान में। कौन सा हड्डी है? वो है स्टेपीज। ऑप्शन 26 में सवाल है, निम्न में कौन पारे का एक अयस्क है? निम्न में कौन पारे का एक अयस्क है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिनेबार, बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिनेबार। पारे का अयस्क का नाम कौन है? सिनेबार है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम बॉक्साइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का है। सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है? पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय। पेनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होती है। 28वां सवाल है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29वां सवाल है, एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है उसे क्या कहा जाता है? वह कौन सा बीमारी है, विकार है जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है? उसे क्या कहा जाता है?
हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, एस्ट्राविशियम। हाइपरमेट्रोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, एस्ट्राविस्मय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया का कहते हैं हिंदी में निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं दूरदृष्टि दोष। तो मायोपिया में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख नहीं पाता स्पष्ट रूप से, उसे कहते हैं मायोपिया। ठीक है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, उसे कहते हैं मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में जिसे कहते हैं दूरदृष्टि दोष, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? लिनियस, विलियम गॉड, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन। लिनियस, विलियम गॉड, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, स्वामीनाथन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना होगा? यदि किसी संख्या का 1/4 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग कितना होगा? 18, 36, 24, 46। कोई संख्या है, संख्या माने x का गुना 1/4। 1/4 मतलब 1/4। 1/4 मतलब 1/4। 2/3 2/3। तो यहाँ पर 1/4 दिया हुआ है तो 1/4 भाग 15 के बराबर है। संख्या का 1/4 भाग किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो बोलता है उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? उस संख्या का 3/10 क्या होगा? तो पहले संख्या निकाल लीजिए। यहाँ पर x एकम x, 15 चौके 60। क्या निकल गया? संख्या 60 निकल गया। ये x का मान निकला है लेकिन क्या पूछा है? संख्या का 3/10। संख्या का संख्या कितना है? 60। इसका 3/10। 10 छके 60। 6 कितना? 18। 6 18, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32वां सवाल है, p का मान ज्ञात कीजिए यदि निम्न समीकरण के मूल वास्तविक और समान है। 9x² + 3px + 4 बराबर 0। ये समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है 9x² + 3px + 4 बराबर 0। इसका मूल वास्तविक और समान है। और समीकरण का मूल वास्तविक और समान कब होता है? जब d बराबर 0 होता है। d क्या होता है? विवेचक। d का मान क्या होता है? d बराबर क्या होता है? b² - 4ac बराबर 0। b² - 4ac बराबर 0। ये ABC क्या है? ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ax² + bx + c बराबर 0। यहाँ समीकरण दिया हुआ है 9x² + 3px + 4 बराबर 0। 9x² + 3px + 4 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिएगा, तुलना कीजिए। a का मान 9, x² है, इसके साथ क्या गुना है? a है, इसके साथ क्या गुना है? 9। मतलब a का मान कितना? 9। यहाँ x है, b का मान कितना हो गया? 3p। b का मान 3p। b का मान हो गया 3p। c का मान कितना? 4 हो गया। c का मान कितना हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर b² - 4ac बराबर 0 होता है। कब? जब समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है। b का मान कितना? 3p²। 4। a का मान कितना? 9। c का मान कितना? 4 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये p²। ये 2, ये पावर 2 इस पर भी है तो 3 के पावर 2 कितना? 9 हो जाएगा p²। 4 चक्के 16, 16 में 44।
बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 9p², ये माइनस हो जाएगा कि प्लस बराबर 144। 9 से ही कटता है, कट जाएगा। 9 एकम 9, बचे कितना 5, उतरेगा 4, 54, 9 छक्के 54। p² बराबर 16 हो गया। p² बराबर 16 हो गया। a² हटता है तो क्या चढ़ता है इधर, रूट चढ़ता है, वर्गमूल हो गया। तो यहाँ पर p बराबर 16 का वर्गमूल प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर -4 का स्क्वायर भी 16 और +4 का स्क्वायर भी 16, इसलिए +4 का भी और -4 का भी। तो यहाँ p बराबर क्या हो जाएगा, +-4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा +-4 हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। एक वृत्त और एक आयत के परिमाप एक समान है। यदि आयत के भुजाएं 18 सेंटीमीटर तथा 26 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, 230 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है एक वृत्त है और एक आयत है। इसका परिमाप क्या है, एक समान है। एक वृत्त है और ये आयत है, ये दोनों का परिमाप समान है। परिमाप इसका क्या होता है, 2πr, और इसका परिमाप क्या होता है 2 × l + b। l मतलब लंबाई लेंथ और b मतलब चौड़ाई ब्रेथ। यहाँ पर दिया हुआ है भुजाएं 18 और 26, तो आयत की लंबाई ज़्यादा होगा 26 और चौड़ाई कम होगा 18। l कितना ले लिए 26 और b कितना लिए 18। ठीक है, आयत की भुजाएं दिया हुआ है। क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। πr², पाई का मान जानते हैं कितना होता है 22/7, लेकिन r का यहाँ पर मान नहीं दिया हुआ है, तो r का मान निकालना पड़ेगा, r यहाँ से निकलेगा। परिमाप दिया हुआ है, समान दिया हुआ है, इससे r का मान निकल जाएगा, r का मान इसमें पुट कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 कैंसिल, पाई का वैल्यू 22/7, r निकालना है, l का वैल्यू दिया हुआ है 26 और b का वैल्यू दिया हुआ है 18। तो यहाँ पर 22/7 गुने r, 26 18 जोड़िए आ जाएगा 44। 8 से 14, 2 1 3 1 4, 22 दूनी 44। r का मान 7 दूनी 14, ये नीचे है ऊपर है, गुना हो जाएगा 7 दूनी 14, मतलब r का मान निकल गया कितना 14। यहाँ पुट करेंगे 14 गुने 14। क्यों लिखे 2 बार, क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिखाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ पर 22, 14 दूनी 28, 28 को 22 से गुना कीजिए, 8 दूनी 16, 56 और 22, यहाँ पर 8 दूनी 16 और 56, यहाँ पर 6 कितना आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले क्या करना है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप की सहायता से r का मान निकालेंगे, r का वैल्यू इससे पुट कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। 34 नंबर सवाल है, वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपया हो। x 100x 100/x x/100। क्या बोला है कि वह धनराशि क्या है, धनराशि मूलधन क्या है जिस पर x वर्षों का समय दिया हुआ है, x वर्ष, x% वार्षिक दर पर, दर दिया है x%, साधारण ब्याज x रुपया दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, राशि क्या है, मूलधन क्या है। तो साधारण ब्याज दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज दिया हुआ कितना x, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है, p मान लिए हैं, मूलधन प्रिंसिपल होता है, p मान लिए हैं। समय कितना दिया हुआ है x वर्ष
दर कितना दिया हुआ है x%, x/100। यहां से x कैंसिल हो जाएगा, एक क्या हो गया px, इस 100 एकम 100 तिरछा गुना हो जाएगा 100 एकम 100, यहाँ कुछ तो 1 है 100 एकम 100, ये कितना x px, मतलब px बराबर 100, इसलिए x बराबर p का मान निकालना है, p का मान निकालना है, p का मान निकालना है, p मतलब प्रिंसिपल मतलब मूलधन 100, e गुना x है, भागा आ जाएगा, गुना में है कहाँ आ जाएगा भागा में, तो p बराबर क्या निकल गया 100/x, यही है धनराशि। ठीक है, साधारण ब्याज दिया हुआ था, मूलधन निकालना है, समय दिया हुआ है x वर्ष, दर दिया हुआ है x कैंसिल, यहाँ पर 100 हो जाएगा बराबर px इधर 100 इधर हो जाएगा, ये आपका p का मान निकालना है, x कहाँ जाएगा नीचे, p बराबर 100/x, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 में सवाल है रूट अंडर 60/516 बराबर क्या, मतलब 60/516 का वर्गमूल क्या है, 344, 246, 244, 346, तो वर्गमूल निकालना बोला है 60/516, कैसे निकालते हैं, अंतिम से पेयर करते हैं, अंतिम से दो को जुड़ा लेते हैं, क्या बच गया 6। अब क्या करते हैं वर्ग के रूप में लिखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का स्क्वायर 9 लेते हैं, ज़्यादा हो जाएगा 6 से ज़्यादा हो जाएगा 9, तो क्या लेंगे 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, वही 2 यहाँ लिखाता है, ये गुना करके यहाँ लिखाता है, ये गुना करके यहाँ लिखते हैं और इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखते हैं, गुना करके यहाँ लिखते हैं, जोड़ करके यहाँ लिखते हैं। अब इसमें घटाएंगे, 6 में 4 जाएगा तो 2, अब क्या उतरेगा जोड़ा उतरेगा 0 5 एक साथ, क्या आ गया 205। यहाँ कौन सी संख्या पुट करें, कौन सी संख्या यहाँ पर लिखें, वही संख्या नीचे लिखना पड़ेगा और उसे गुना करके इसके बराबर या इसे कम लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 42 5 बार लिखे, 5 बार में 5 बचे 25 और 5 चौके 20 और 2 22, ज़्यादा हो जाएगा 4 से, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17। यहाँ क्या करते हैं घटाते यही 4 यहाँ पर लिखाएगा, 10 में 5 15, 15 6 जाएगा तो 9, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में 7 जाएगा तो 2, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर जोड़ के लिखते हैं कितना लिखाएगा 48, क्या उतरेगा 16। देखिए कितना बन जाएगा, यहाँ पर कुछ भी उतारेंगे तो मतलब ये लगभग 500 का हो जाएगा, और ये कितना है 2900, यहाँ कुछ भी संख्या उतारेंगे 1 2 तो 4 से 81 82 हो जाएगा, लगभग 500 में 5 5 25, 5 6 के 30, मतलब लगभग में ये 30 मतलब ज़्यादा हो जा रहा है 29 से 2900 से, लेकिन यहाँ पर 500 से क्या चाहिए कम है। देखते 6 से 6 चौके 36, 6 8 48, 48 और 3 51, 6 चौके 24, 24 और 5 29, हाँ पूरा पूरी कट गया। कौन संख्या उतारने पर 6, तो 246, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 246। 36वां सवाल है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, ये संख्याएं क्या है, 4 8 12, 10 20 30, 5 10 15, 12 24 36। तो यहाँ पर 3 संख्याएं दिया हुआ है, 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है, 1:2:3, और क्या दिया हुआ है महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 12। तो संख्याएं अनुपात में दिया है, अनुपात में कैसे आया होगा, तीनों में संख्याएं समान संख्याएं कटी होगी, जो भी कटी होगी संख्याएं वह समान संख्या तीनों में से कटा होगा। जैसे अगर 4 इसमें कटा होगा तो 4 इसमें भी 4 इसमें भी, क्या कटा है मालूम नहीं है, लेकिन जो भी करता है समान संख्या करती है। ये संख्या जो भी करती है वह समान संख्या करती है, वह समान संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होगा। क्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। जैसे यहां पर लेते हैं ये 6 है और ये 18 है, 6 कम 6 6 तिया 18, क्या निकल गया 1:3। क्या कटा दोनों में, क्या कटा 6 कटा, 6 से गुना कर देंगे तो संख्या मिल जाएगा, 6 कम 6 6 तिया 18। तो ये 6 है क्या एचसीएफ है, बड़ा से बड़ा कौन मतलब एचसीएफ,
6 एकम 6 6 18, मतलब दोनों का HCF कितना होता है, कितना होगा, 6 होगा, और वही 6 कटा है। तो मतलब संख्याएं अनुपात में होती है, और जो संख्या करती है वह कौन सी संख्या होती है, HCF करती है। तीनों में से बड़ा कॉमन, 2 संख्या तो दोनों से बड़ा कॉमन, 3 संख्या तीनों से बड़ा कॉमन, मतलब जितना संख्या रहेगा उतना में से बड़ा कॉमन करती है। अब बड़ा कॉमन क्या कहलाती है, HCF कहलाती है। देखिए तो यहाँ पर HCF दिया हुआ कितना, 12, मतलब HCF से गुना कर देंगे संख्याएं निकल जाएगा। अगर संख्या अनुपात में दिया है, HCF दिया हुआ है, उस HCF से महत्तम समापवर्तक से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, संख्याएं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 24 और 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, 12 24 36। क्या करना है, संख्याएं जब अनुपात में दिया रहेगा, महत्तम समापवर्तक दिया रहेगा, महत्तम समापवर्तक कहते हैं HCF इंग्लिश में, तो उस HCF से गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा, संख्याएं निकल जाएगा। सीरीज में सवाल है 2.8 गुने 1.5 प्लस 250 का 8% बराबर वाट। 2.8 गुने 1.5 प्लस 250 का 8% क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका उत्तर क्या आना चाहिए। 2.8 गुने 1.5 प्लस 250 का मतलब गुना 8% मतलब 8/100। यहाँ पर दशमलव बाद एक अंक है 10, दशमलव बाद एक अंक है 10, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर गुना करते हैं या काट दीजिए, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। कटेगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, और कटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 0 0 यहाँ काट दीजिए, 4 42 बटे 10। यहाँ पर 25 8 200 नहीं हो जाएगा, 25 8 कितना हो जाएगा, 200 बटे 10। यहाँ पर काट रहा था, नहीं काटे, इस 10 का LCM क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। अरे नीचे का हर अगर समान रहता है तो ऊपर क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 242 हो जाएगा, ठीक है। नीचे का अगर हर समान है तो ऊपर क्या होता है, सिंपल जुड़ जाता है, 242 हो गया। अब देखिए नीचे 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव क्या है, 242 है बटे 10 है, 1 0 है तो एक अंक के पहले दशमलव, तो 24.2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत करीबी मामला इसमें है, 24.2 है और 24.02 है, तो यहाँ पर 24.2 हो जाएगा। 38वां सवाल है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:2 है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है, तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, लड़का को B Y मान लेते हैं, लड़की का G गर्ल, अनुपात 5:2 है। लड़का और लड़की में अनुपात कितना है, 5:2 है। आगे बोलता है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है। लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से 450 अधिक है। अनुपात में देखिए, लड़का की कितना है 5, लड़की कितना है, लड़की का 2 है, इससे कितना अधिक है, अनुपात में कितना अधिक है, लड़का 3 अधिक है। अनुपात में लड़का कितना अधिक है, 3 अनुपात अधिक है, लेकिन संख्या में कितना अधिक है, 450। बी और जी का अनुपात 5:2 है, तो बोलता है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से अनुपात में 3 अधिक है, लेकिन संख्या में कितना अधिक है, 450। 3 एकम 3 बचेगा 1, 3 5 15, 1 का वैल्यू कितना 150। तो बोलता है विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं, विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं। तो विद्यालय में लड़का लड़की दोनों मिला के छात्र पूछ रहा है, तो दोनों मिला कितना है 5 और 2 7, 1 का वैल्यू 150, दोनों मिला कितना है, कुल मिला करके 7 है, तो 7 से गुना कर दीजिए, 150 गुने 7, 7 0, 7 5 35, 7 7 और 3 10, 1050। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्यालय में कुल 1050 छात्र हैं।
अगर पूछता है इसमें कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं तो 5 का वैल्यू निकालते हैं। विद्यालय में कुल कितने लड़की है तो 2 का वैल्यू निकालते हैं। क्या पूछा है? कुल छात्र लड़का और लड़की 7 का वैल्यू, दोनों जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 1 का वैल्यू 150, 7 का वैल्यू 7 से गुना करेंगे 1050 आ जाएगा। 39वां सवाल है ए, बी तथा सी किसी काम को 12 दिनों में, 18 दिनों में तथा 24 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 5 दिन, 5 सहित 7/13 दिन, 7 सहित 2/5 दिन और 8 दिन। तो यहाँ पर देखिए ए 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 24 दिन में। 24 दिन में तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 12, 18, 24 का एलसीएम 60 से निकाल लीजिएगा, 72 आएगा। कितना आएगा? 72 आएगा। 12, 18 और 24, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9, 2 छक्के 12। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 दूनी 72। अब यहाँ पर ये 72 निकल गया कि टोटल काम निकला। टोटल काम कितना निकला? 72। तो ए 12 दिन में समाप्त करता है कितना काम? 72 काम। तो एक दिन में कितना करता होगा? इस 72 को 12 से भाग देंगे, कितना मर जाएगा? 6 बार में। ये 6 आपका क्षमता निकल गया कि ए एक दिन में 6 काम करता है। ए एक दिन में 6 काम करेगा तो 12 दिन में कितना करेगा? 12 छक्के 72 काम कर देगा। बी यहाँ पर 18 से डिवाइड कीजिए, 18 चौके 72, 24 तिया 72। ये निकल गई क्षमता। ए एक दिन में 6 काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 3 काम। ठीक है। एक दिन में बोला तीनों मिल करके उस काम को कितने में करेगा? तीनों मिलेगा तो 6, 4, 10 और 3 13 काम होगा। कितना काम होगा? 13 काम होगा। कितना काम करना है? 72 काम करना है। एक दिन में 13 काम होता है तो 72 को 13 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कितने दिन में काम हो जाएगा। यहां पर देखिए 13 पचे 65 और 13 छके 78, ज्यादा हो जाएगा। 13 पचे 65, क्या बच गया? कितना बचा यहाँ पर? यहाँ 7 बच गया। 7 बच गया। किसे भाग दे रहे थे? 13 से। तो 5 सहित 7/13 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40वां सवाल, एक रेलगाड़ी एक खंभे को 70 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 150 मीटर, 175 मीटर, 70 मीटर, 120 मीटर। क्या दिया हुआ है? एक रेलगाड़ी एक खंभे को 70 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी किसी खंभे को पास करेगी या किसी आदमी को पास करेगी, मतलब अपने से लंबाई पास करेगी। ये रेलगाड़ी यहाँ आ जाएगा, इस खंभे को पास कर जाएगा, मतलब क्या पास किया? अपनी लंबाई पास किया। इसका लंबाई पूछा गया है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय दिया हुआ है कितना सेकंड? 70 सेकंड। क्या पूछा है? रेलगाड़ी की लंबाई। लंबाई मतलब दूरी, लंबाई मतलब दूरी। और दूरी बटा फॉर्मूला 4 गुने समय। 4 गुने समय। 4 कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना? 70 सेकंड। ठीक है, 17 सेकंड। यहाँ पर दिया हुआ मीटर में ये है किलोमीटर और 1 घंटा में क्या है? सेकंड। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ये चेंज हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड, 17 सेकंड। रेलगाड़ी का चक्कर, रेलगाड़ी क्लास दूसरा है, आप पहले इस पे जाकर के रेलगाड़ी का चक्कर देख सकते हैं।
41वां सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या 7 मीटर एवं ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने बोला गया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या आर का मान 7, एल का मान नहीं दिया है। एल मतलब होता है तिरछी ऊंचाई। जैसे अभी आपका शंकु है, जैसे आपका ये शंकु है, ये त्रिज्या कहलाएगा, ये ऊंचाई कहलाएगा, और ये आपका तिरछा ऊंचाई कहलाएगा। ये एल से डिनोट करते हैं, इसको एच से हाइट, ये तिरछा ऊंचाई एल से लेटरल हाइट। यहाँ पर एच का मान दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ कितना 24, त्रिज्या दिया हुआ कितना 7। तो देखिए, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज लंब है, और ये क्या है? आधार है। ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? एल बराबर क्या होगा? कर्ण बराबर मतलब एल बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? 24, आधार कितना है? 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 12, 625, 625 का वर्गमूल 25, 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर एल का मान निकल गया 25, 7 7 कैंसिल, गुना कर दीजिए, 22 × 5 = 110, 22 दूनी 44, 44 और 11 कितना हो जाएगा? 55, 555 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोला जाता है चारों तरफ को, पाई आर एल होता है। पाई का वैल्यू क्या लिखते हैं हम लोग? 22/7, आर का मान 7, एल है, एल का मान नहीं दिया हुआ है, एल यहाँ से निकाल सकते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ से एल का मान निकाल सकते हैं। एक कर्ण हुआ, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों जोड़ेंगे 625, 625 का वर्गमूल 25 हो गया। 25 यहाँ पुट करेंगे, 7 7 कैंसिल, 22 × 25 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 42वां सवाल है, एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? एक पहिए की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 4200 सेंटीमीटर, 51 20 सेंटीमीटर, 52 80 सेंटीमीटर, 4800 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, पहिए की त्रिज्या दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 20 चक्कर लगाने में इस पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? दूरी बराबर क्या होता है? जब चक्कर और पहिए की बात की जाती है तो दूरी बराबर परिधि गुने चक्कर। परिधि किसका? वृत्त का परिधि। दूरी कितना? दूरी निकालना है, परिधि 2πr, वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr, क्योंकि पहिया गोल होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए वृत्त का परिधि लेते हैं। चक्कर कितना है? 20 है। पूछा है दूरी किसमें? सेंटीमीटर में। यहाँ पर देखिए, पाई का वैल्यू क्या लेते हैं? 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर गुने 20, यहाँ से कटेगा 7 6 42, गुना कीजिए आपस में, 22 दूनी 44 गुने 6, 6 दूनी 12, डायरेक्ट गुना करते हैं 12 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 8, 8 4 12, 4 1 5, 528, साथ में एक 0, 5280 सेंटीमीटर, 5280 सेंटीमीटर, 5280 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगर ये मीटर में दिया रहता तो क्या होता? ये सेंटीमीटर निकला हुआ है, 100 से क्या करते? भाग दे देते हैं, निकल जाता मीटर में। 43 नंबर सवाल है, 40.40 भागा 0.8 भागा 0.2 बराबर क्या?
40.40 भागा 0.8 भागा 0.2। यहाँ पर 40.40 भागा चेंज करना है गुना में, तो क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/0.8 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी भागा चेंज करना है गुना में, तो 1/0.2। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर और 0.2 नीचे आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 2 अंक है, नीचे 2 0। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है, नीचे 1 0, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 0। ठीक है, ये 10 गुने 10 100, इस 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर है, ये सब क्या है नीचे में। ठीक है, ये 10 गुने 10 100 ऊपर से जाता 100 कैंसिल हो जाता, यहीं पर काट दिए। ठीक है यहाँ तक। अब आगे देखिए, 8 से 8 पचे 40, अब फिर 8 पे 40 नहीं लिखना है, 8 पचे 40 लिखे, 8 पे 40 फिर नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि उतरेगा 4, 8 से नहीं जाएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं 0 उतारते हैं, तब उतरेगा फिर 0, तो हो जाएगा 40, 8 पचे 40। ठीक है यहाँ तक। 505 बटे क्या निकल गया, बटे 2 हो जाएगा। अब भाग दीजिए, 2 दूनी 4, बचेगा 1, 2 पचे 10, फिर 2 दूनी 4। ठीक है, बचेगा 1, 2 पचे 10, 252.5। ऑप्शन नंबर ए। साइड से भागा लगा दीजिएगा, 252.5 आ जाएगा। किसी वस्तु को 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक वस्तु को 69 रुपये 60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है 69 रुपया 60 पैसा में बेचने पर 25% का हानि होती है। पूछा गया है आपका वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इतना रुपये में बेचने पर 25% का हानि हो रहा है, मतलब वस्तु को बेच रहा है 75% में। 100% में खरीदा होगा, 25% का हानि बेच रहा है, इसका मतलब है वो 75% में बेच रहा है। 100% क्या चीज़ है? क्रय मूल्य है। और इसको हानि हो रहा है। हानि कैसे हो रहा है कि जितना में खरीद के लाया होगा उससे कम में बेच रहा है, तो इसमें कम में बेच रहा है। कितना हानि हो रहा है? 25 का, मतलब 25 माइनस चला जाएगा, 25 माइनस चला जाएगा तो क्या बचेगा? 100 में जाएगा 25, तो कितना 75%, मतलब 75% में वह बेच रहा है। बेच रहा है कितना में? 69 रुपया 60 पैसा में। प्रतिशत में हो जाएगा 75%, संख्या में हो जाएगा 69 रुपया 60 पैसा। अब आगे देखिए, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 69 रुपया 60 पैसा बटे 75। इसलिए क्रय मूल्य कितना प्रतिशत? 100%। क्रय मूल्य 100%, 69 रुपया 60 पैसा बटे 75 गुने 100, या तो 100 डायरेक्ट यहीं पर गुना कर देते हैं। 25 तिया 75, 25 चौके 100। ठीक है, ये कटेगा 3 से। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 से करना चाहिए। 6 और 9 15, 15 और 6 हो जाएगा 21, कटेगा। तो यहाँ पर काटिए, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, दशमलव, यहाँ दशमलव था, 3 दूनी 6, 0। ठीक, कट गया। क्या बचा? 23.20 गुने 4, 4 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92 रुपया 80 पैसा। 92 रुपया 80 पैसा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैंतालीसवां सवाल है, किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 325 रुपया हो जाएगा? किस धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 325 रुपया हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ दिया हुआ किस धन का राशि पूछा है, मूलधन पूछा है। रेट कितने दिया हुआ है? 10%। रेट प्रतिशत में दिया रहता है,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन, समय दिया हुआ है 2 वर्ष, मिश्रधन हो जाएगा 325 रुपया, 3025 रुपया हो जाएगा। तो क्या पूछा है, किस धन का वह राशि निकालना है, मूलधन निकालना है। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्रधन 3025 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन पूछा है, मूलधन कितना था मालूम नहीं है, मान लिए x रुपया होगा। कितना रुपया होगा, x रुपया होगा। और ये अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%, 10% उसका ब्याज लेगा। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में जब उसका पैसा पूरा दिखेगा मूलधन प्लस ब्याज के सहित, तो कितना हो जाएगा, 100% मूलधन होता है, 10% 1 साल में ब्याज लेगा, तो कितना हो जाएगा, 110% उसका राशि हो जाएगा। जब वह लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, 110% लौटाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो मूलधन और ब्याज के सम्मिलित रूप को, मूलधन और ब्याज ये 110% क्या चीज़ है, इसका 110% क्या है, इसमें मिश्रधन हो गया। मतलब इसमें मूलधन और ब्याज, यही मिश्रधन नेक्स्ट ईयर के लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो ये मूलधन के काम करेगा, तो मूलधन कितना हो जाएगा, फिर मूलधन अपने आप में कितना प्रतिशत, 100%, फिर 10% ब्याज देगा। 10% ब्याज किस पर, इस पर देगा, पूरा पर। तो फिर कितना लेगा वो, 110%। पूरा ब्याज देगा तो पूरा पैसा कितना देगा, 110%। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ 2 साल में मिश्रधन कितना हो गया, 3025 रुपया हो गया। तो सिंपल क्या करना है, x मूलधन पूछा गया है, ये अपने आप में 100%, 10% ब्याज, तो राशि कितना हो जाएगा, 110%। फिर ये बढ़ करके राशि, ये ब्याज इसमें जुड़ गया, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये मूलधन का काम करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने आप में 100%, 10% ब्याज, तो फिर कितना हो जाएगा, 110% बराबर ये बढ़ के कितना हो गया, 3025 रुपये मिश्रधन हो गया। तो पूछता मूलधन क्या है, तो x समान निकालना है। यहाँ पर देखिए 1 0 कैंसिल, 2 0 ऊपर 2 0 नीचे, 11 दूनी 22, क्या बचा, 11 दूनी 22, क्या बचा, 8 बचा, 82 हो गया, 11 7 77 हो जाएगा, कितना जगह 5, 11 5 55, फिर 11 से काटिए, 11 दूनी 22, यहाँ 2 बचेगा, नहीं 5 बचेगा, 11 5 55, ये x बराबर, ये 2 0 इससे गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2500। ये आपका शॉर्ट हो गया। और अगर आप फार्मूला से निकालना चाहते हैं तो निकालिए। मिश्रधन दिया हुआ है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 + r/100 के पावर t। p क्या है, प्रिंसिपल मूलधन, r क्या है, दर, t क्या है, समय। ये दिया हुआ 325 रुपया, मूलधन निकालना है 1, r का मान कितना दिया हुआ है, 10/100, समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष। 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 25 p, 10 से कम 10 और 1, 11/10, 30 25 p, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। अब इसको काटिए, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 से कटेगा, 11 कम 11 बचेगा 1, 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ कितना 8 82, 11 7 77, 5, 11 5 55, फिर 11 से कटेगा, 11 दूनी 22 बचेगा 5, 11 5 55, यहाँ 25 बराबर p/100। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो p एकम p, 25 × 100 कितना हो जाएगा, 2500। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे इसे निकालिए चाहे फॉर्मूला से निकालिए। 46 नंबर सवाल है, किसी खास कोड में LABOUR को KBAPTS लिखा जाता है, तो उस कोड में CANDID कैसे लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है
कि 4 ऑप्शन में क्या उत्तर होगा। LABOUR, क्या लिखा हुआ है? KBAPTS, तो उस कोड में CANDID, कैंडिड को क्या लिखा जाएगा? तो जिस प्रकार इसको लिखा गया होगा उसी प्रकार इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से इसको लिखा गया है। पहले पोजीशन नंबर लिख लीजिए, L का 12, A का 1, B का 2, O का 15, U का 21, R का 18। पहले बोला गया था कि सबका पोजीशन नंबर याद कर लेना है 26 अल्फ़ाबेट का। K का 11, B का 2, A का 1, P का 16, T का 20, S का 19। तो यहाँ देखिए 12, 11, 1, 2, 2, 1, 15, 16, 21, 20, 18, 19 क्या किया गया है? पहले घटाया गया फिर बढ़ाया गया है, फिर घटाया गया फिर बढ़ाया गया है, फिर घटाया गया फिर बढ़ाया गया है। उसी तरह से इसको भी लिखना है। पहले क्या किया गया है? घटाया गया है। C का कितना होता है? 3, A का 1, N का 14, D का 4, I का 9, D का 4। पहले क्या किया गया है? घटाया गया। 3 में जाएगा 1, क्या बचेगा? 2। फिर क्या किया गया है? बढ़ाया गया है 1, 2, फिर घटाया जाएगा 13, फिर बढ़ाया जाएगा 5, फिर क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा 8, फिर क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। 2 किसका? B का, 2 किसका? B का, 13 किसका? M का, 5 किसका? E का, 8 किसका? H का, 5 किसका? E का। BBMEHE, BBMCH, C नहीं, BBMEHE, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामवर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। यहाँ पर जब भी आप चित्र बनाइएगा ऊपर हमेशा क्या लीजिएगा? उत्तर लीजिएगा, नॉर्थ, और नीचे साउथ। आपका दाहिना हाथ कहाँ होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। और बायां हाथ तरफ वेस्ट होना चाहिए। बाएं तरफ वेस्ट, दाहिना तरफ ईस्ट, पूरब। पूरब, वेस्ट मतलब पश्चिम, साउथ मतलब दक्षिण, नॉर्थ मतलब उत्तर। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, पश्चिम की तरफ जाएगा, इस ओर, इस ओर है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामवर्त। आप पहले इसको 4 दिशा बना लीजिए। ऊपर नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण, ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, दक्षिण। अब आगे देखिएगा, इसके बीचों बीच अगर ये दोनों के बीच बीचों बीच लेते हैं तो 45 डिग्री कौन बनेगा? ये पूरा कितना? 90 डिग्री। तो ये 45 और ये 45। ठीक है, ये चारों तरफ बना लीजिए। तो ये कहलाएगा आपका उत्तर पूरब। ठीक है, ये कहलाएगा दक्षिण पूरब, ये कहलाएगा दक्षिण पश्चिम, ये कहलाएगा उत्तर पश्चिम। अब आगे देखिए, एक आदमी का मुंह किस ओर है? पश्चिम की ओर है, इस ओर खड़ा है। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी दिशा इस तरफ घूमती है, इस ओर घूमती है, और वामवर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, तो घड़ी दिशा में इसे जाएगा 45 डिग्री, घड़ी की दिशा में घूमेगा 45 डिग्री, तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर यहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त। तो 180 कितना होगा? देखिए ये पूरा लाइन कितना जाएगा? 180। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ जाएगा तो 180 कहलाएगा, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा? 180। ये पूरा लाइन क्या कहलाता है? 180 कहलाता है, सीधा 180 कहलाता है।
तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 180। देखिए यहाँ पर 45, 45, 90, फिर यहाँ 45, फिर यहाँ 45, 90 और 90 कितना 180 हो गया। 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामवर्त, मतलब यहाँ से जाने के बाद यहाँ से फिर रिटर्न मारता है। वामवर्त मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। ये तो आपका घड़ी की दिशा में घूम रहा था और ये अपोजिट घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री। तो यहाँ से फिर वापस जाएगा तो यहाँ आएगा तो कितना मिलेगा 180 मिलेगा, 180 मिलेगा। चाहिए कितना 270 चाहिए, तो 180 हो गया है। और कितना है 90 और चाहिए, 90 और चाहिए। 180 प्लस 90 कितना 270। तो यहाँ पर 90 कैसे आएगा, ये 45 यहाँ और 45 यहाँ, कितना हो गया 90। किस लाइन को टच किया, जिस लाइन को टच करेगा वही दिशा होगा। तो कौन सा लाइन टच किया है, ये क्या कहलाएगा, ये दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिस लाइन को टच करेगा वही आपका दिशा हो जाएगा। 48वां सवाल देखिएगा। सुधा की ओर संकेत करते हुए रंजन ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र संतान मेरी माँ है। रंजन का सुधा से क्या संबंध है। सुधा की ओर संकेत करते हुए रंजन ने कहा, उसकी माँ की एकमात्र संतान मेरी माँ है। रंजन का सुधा से क्या संबंध है। भाई का, पुत्र का, भांजा का, मौसेरा भाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सुधा की ओर संकेत करते हुए रंजन ने कहा, ये सुधा है और ये रंजन है, ठीक है। सुधा की ओर संकेत करते हुए रंजन ने कहा, इसकी माँ, किसकी माँ, रंजन कह रहा है सुधा की माँ, उसकी माँ, उसकी माँ मतलब सुधा की माँ, सुधा की जो माँ है, सुधा की माँ है, ठीक है। उसकी माँ की एकमात्र संतान मेरी माँ है। किसकी माँ, उसकी माँ, उसकी माँ मतलब सुधा की माँ, सुधा की माँ की एकमात्र संतान मेरी माँ है। तो ये इसकी माँ है और इसका एकमात्र संतान है, इसका एकमात्र संतान है, तो इसका मात्र संतान यही ना है। एकमात्र संतान सुधा की माँ है और उसकी माँ की एकमात्र संतान, किसकी माँ की, सुधा की माँ, सुधा की माँ की एकमात्र संतान सुधे ना होगी, सुधा ही होगी। एकमात्र संतान मेरी माँ है, इसकी एकमात्र संतान मेरी माँ है। किसकी माँ है, रंजन की माँ है। रंजन बोल रहा है कि उसकी माँ की एकमात्र संतान मेरी माँ है। तो एकमात्र संतान सुधा हो गया और एकमात्र संतान ही रंजन की माँ है। तो सुधा क्या है, रंजन की क्या है, माँ है। तो क्या बोलता है, रंजन का सुधा से क्या संबंध है। रंजन का सुधा से क्या संबंध है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, रंजन का सुधा से क्या संबंध है, मतलब रंजन कौन है सुधा का, रंजन कौन है, तो रंजन पुत्र हो जाएगा। रंजन कौन है, पुत्र है, किसका, सुधा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रंजन पुत्र है सुधा का। 49 देखिएगा, 5, 17, 37, 65, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। 90 होगा, 87 होगा, 101 होगा, 83 होगा। तो यहाँ 5, 17, 37, 65, यहाँ क्या होगा। इसको ध्यान से देखिए और देखने के बाद पता चलेगा कि सबका स्क्वायर करके एक जोड़ा गया, जैसे 65, 64 के बाद 65, 37, 36 के बाद 37, 17, 16 के बाद 17, 5, 4 के बाद 5, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 8 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 4 का स्क्वायर 16 1 17, 6 का स्क्वायर 37 36 और 1 37, 8 का स्क्वायर 64 और 1 65। अरे ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से 2, 4, 6, 8, यहाँ क्या होगा, 10 होगा। 10 का स्क्वायर प्लस 1, 10 का स्क्वायर कितना, 100 प्लस 1, 101। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है। जिस प्रकार जीत का संबंध खुशी से है, उसी प्रकार असफलता का संबंध किससे है, हार से, क्रोध से, निराशा से, उदासी से।
सोच के जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जीत का संबंध खुशी से है। जब कोई कुछ जीतता है खेल में या किसी में तो क्या होती है, खुशी होती है। तो जब असफलता लगती है, असफलता प्राप्त होती है तो उसका संबंध क्या होता है, असफलता के बाद क्या होता है, जब किसी में फेल कर जाता है तो क्या होता है, निराश होती है। नहीं तो हार नहीं, क्रोध नहीं, निराश होती है, निराशा होती है। तो जीत का संबंध खुशी से, तो असफलता का संबंध निराशा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निराश लगा, वह मतलब काम करने गया असफल हुआ, मतलब निराश हो गया है। ठीक है, उदासी छाना मतलब उदास बैठा हुआ है। लेकिन निराशा असफलता संबंध किससे होगा, निराशा से। करीबी यही होगा। दोनों तो ठीक लग रहा है लेकिन उपयुक्त निराशा ही होगा। जीत का संबंध खुशी से, असफलता संबंध निराशा से, मतलब उसको निराशा हाथ लगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होता है। ये 50 क्वेश्चन का सेट हुआ। ये 50 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 50 में अगर आपका स्कोर 40 आता है तो आपका पढ़ाई ठीक है, कम है तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।